हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे, इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था उत्तल लेंस के लिए सूत्र। आज इस लेक्चर में आप सभी देखेंगे अवतल लेंस के लिए सूत्र। तो देखते हैं भैया। देखो, हमने मान लिया कि क्या है, पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद डेरिवेशन करेंगे। हेडिंग क्या है आपकी? अवतल लेंस के लिए सूत्र। तो देखो क्या करेंगे, अवतल लेंस बनाएंगे। ये तो था उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनाएंगे? अवतल लेंस। ये हो गया आपका अवतल लेंस। क्लियर? अवतल लेंस के बारे में बताया था, वह लेंस जो क्या हो, बीच में मोटा, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। इसमें देखो क्या किया कि माना, तो लिखेंगे माना एक अवतल, माना एक बिंदु, माना एक वस्तु ए बी। क्या मान लिया? माना एक वस्तु है ओ ओ डैश, माना एक वस्तु ओ ओ डैश और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। एक वस्तु है जो उत्तल लेंस के क्या है, मुख्य अक्ष पर रखी गई है। ठीक है, तो माना एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र सी है के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ ओ डैश रखी हुई है। वस्तु के बिंदु ओ से जो प्रकाश की किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो आपको पता है क्या होती है? समांतर किरण परावर्तित होके ऐसे प्रतीत होती है जैसे ये कहाँ से आ रही हो, इसके प्रथम मुख्य फोकस से आ रही हो, F1 से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपको बता चुके हैं पहले ही। और ये दूसरी जो किरण होती है, जो कहाँ जाती है? प्रकाशिक केंद्र से होके गुजरती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये क्या जा रही है? सीधे जा रही है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। आप पटरी से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा खिंच जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि माना एक उत्तल लेंस जिसका वक्रता केंद्र सी है के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ओ ओ डैश रखी है। वस्तु के बिंदु ओ डैश से प्रकाश की किरण जो कि क्या होती है, अवतल मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से अपवर्तित होकर, प्रकाशिक लेंस से अपवर्तित होकर बाहर की ओर हट जाती है। दूसरी आपतित किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, क्या होती है? सीधे निकल जाती है। इस आपतित किरण, इसका नाम दे दो ए बी। ए बी को पीछे की ओर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दो, इसको क्या कर सकती है? ओ सी को कहाँ पे काटती है? आई डैश पे काटती है। आई डैश पर प्रतिच्छेदित करती है या काटती है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई आई डैश, इसकी केवल दो स्थितियां बताई थी, आपको पता है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, एक अनंत पर वाला और एक कहीं पे भी स्थित हो। तो आई आई डैश जो है वो वस्तु ओ ओ डैश का क्या कहलाता है? वास्तविक आभासी। उल्टा आभासी क्यों है? क्योंकि ये वास्तव में तो काट नहीं रही थी, इसको पीछे जब बढ़ाया तब ये काट रही थी, इसको पीछे बढ़ाया। क्लियर? तो फिर से एक बार समझेंगे। माना एक अवतल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र सी है के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ ओ डैश रखी है। वस्तु के बिंदु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ओ डैश ए लेंस से अपवर्तित होकर ए बी मार्ग में बाहर निकल जाती है, तथा दूसरी आपतित किरण ओ डैश सी जो कि वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को आई डैश पर काटती है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई आई डैश वस्तु ओ ओ डैश का वास्तविक सीधा तथा वस्तु छोटा प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर? तो पहले तो इतना लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? माना एक अवतल लेंस, माना एक अवतल लेंस क्या है? माना एक अवतल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र कितना है? सी है, जिसका प्रकाशिक केंद्र सी है के मुख्य अक्ष पर
के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश लंबवत रखी है, लंबवत रखी है। ये क्या है? लंबवत इस पर रखी गई है। ठीक है। वस्तु के बिंदु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ओ डैश ए लेंस से अपवर्तित होकर क्या होती है? ए बी मार्ग में बाहर निकल जाती है। ए बी मार्ग में बाहर निकल जाती है तथा दूसरी आपतित किरण कौन सी है? ओ डैश सी, जो कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से होकर गुजरती है। प्रकाशिक केंद्र कहाँ से जा रही है? सी से होकर गुजरती है। सी से होकर गुजरती है। क्लियर? प्रकाशिक केंद्र सी से होकर गुजरती है, लेंस से अपवर्तित होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? इसके बाद ये दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? आई डैश पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब क्या है? आई डैश वस्तु ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब है। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? तो ये क्या है? ओ डैश का आई डैश आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है। इधर कहीं होगा क्या? 2f1, इधर होगा आपका 2f1, इसका 2 गुना। क्लियर? अब देखो समझो, इसको क्या करो, ये तो पॉइंट ये है, इसको ऐसे मिला दो। ठीक,
ये क्या था यहाँ पे, ये सी है, ये सी पॉइंट। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे आप सभी, फिगर को बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। उसके बाद देखो क्या करते हैं, अगर आप बात करें तो देखेंगे क्या, ओ डैश सी, ओ डैश सी और आई डैश सी कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप कैसे हैं, समरूप त्रिभुजों में बताया था कि क्या होना चाहिए, दो भुजाएं आपस, दो कोण आपस में बराबर हों अगर किसी दो त्रिभुजों के, तो वो कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज, एस एस प्रमेय से, ठीक है, एंगल एंगल ए प्रमेय से, एंगल एंगल से। तो देखो ध्यान दो, इसमें बात करें ओ डैश सी और आई डैश सी, तो सी तो दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ एंगल हो गया, कॉमन एंगल हो गया, और इसमें ये 90 अंश, इसमें ये 90 अंश, तो दो कोण बराबर हो गए, ये दोनों में कॉमन हो गया, ये 90 ये 90, तो ये दोनों कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। कौन कौन से, ओ डैश सी लिखेंगे, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी, समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में, इनमें अगर बात करें ओ डैश सी तथा आई डैश सी में, तो इसमें आप क्या पाएंगे कि ये लंब क्या है, ओ डैश, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। इसमें क्या है, आई डैश बराबर। इसमें अगर आप बात करें आधार की, तो ये क्या हो जाएगा, सी ओ, पूरे वाले में सी ओ हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा सी ओ। और इसके अगर आधार की बात करें तो क्या आ जाएगा, सी आई, ये आ गया सी आई। ये समीकरण हो गया फर्स्ट, क्लियर। अब इसी प्रकार बात करें किसमें, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज लेंगे, समरूप त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये AF1C, AF1C, ध्यान समझना, ये पूरा AF1C और ये I डैश FI कैसे समरूप, दोनों में AF1C और I डैश FI में ये F कॉमन, इस पर ये लंब और इस पर ये लंब, तो दोनों क्या होंगे, दो एंगल बराबर हैं, तो क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुज AF1C तथा त्रिभुज I डैश F1I में, इसमें अब बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें लंब दिख रहा है AC, इसमें लंब दिख रहा है I डैश I, इसमें ये आपको आधार दिख रहा है बड़े वाले में क्या, CF1, और इस वाले में आधार मिल रहा है क्या, IF1, हो जाएगा आधार, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। इसको और इसमें बना लेना फिगर में, वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी U, ठीक है, फोकस दूरी कितनी होगी, F, फोकस दूरी हो गई स्मॉल f, और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v, तो ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, v, ठीक। कहाँ से लेते हैं दूरियां, प्रकाशिक केंद्र से, चिन्ह परिपाटी में आपको बताया है। अब देखो क्या हुआ, ये तो समीकरण 1 हो गया था, परंतु क्या दिख रहा है आपको, AC बराबर दिख रहा है ओ डैश ओके, परंतु AC बराबर या CA बराबर ओ डैश, CA बराबर ओ डैश, तो AC या CA की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ डैश अपॉन आई डैश अप बराबर CF1 अपॉन IF1, ठीक। समीकरण ये हो गया सेकंड। अब बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से दोनों के LHS आपको बराबर दिख रहे हैं। LHS जब बराबर हैं तो RHS क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें तो LHS जब बराबर तो RHS भी बराबर होंगे। इसका RHS दे रहा है CO अपॉन CI बराबर CF1 अपॉन क्या होगा, IF1। सभी दूरियां कहाँ से लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, C से लेंगे। ये C से दे रहा है, ये C से दे रहा है, ये C से दे रहा है, ये I से दे रहा है। तो इसको C से निकालने के लिए क्या करेंगे, C से निकालेंगे। तो इधर सॉल्व करते हैं,
क्या होगा, CO अपॉन CI बराबर CF1 अपॉन IF1 दिख रहा है आपको। तो जब IF1 की बात करें तो ये IF1 इतना हो गया। IF1 को आप क्या लिख सकते हैं, CF1 में ये CI हटा दें, CF1 में CI हटा दें तो केवल इतना बचेगा। ये पूरा यहाँ तक लें, इसको हटा दें तो केवल इतना बचेगा, मतलब CF1 माइनस CI। तो इसको लिखेंगे CF1 माइनस CI, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, परंतु इनकी अगर डिस्टेंस की बात करें, CO आपको बताया था इस तरफ की दूरियां किस में लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह में लेते हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा वाली दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो CO क्या होगा, -U। ऐसे CF1 क्या होगा, -F। CF2 CI क्या होगा, CI होगा -V। सब किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, ये आपको चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया गया है। तो इसकी हम वैल्यू रखना चालू करेंगे। अतः इसमें बात करें CO की जगह, तो CO की जगह आप लोग कितना रखेंगे, -KU। CI की जगह कितना रखेंगे, -KV। CF1 की जगह कितना रखेंगे, -F1। और CF1 की जगह रखेंगे -F1, F रखेंगे, F1 नहीं है, F माइनस CI की जगह रखेंगे -V। माइनस बच्चों पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस के। यहाँ पे क्या रखेंगे, CI की जगह -V रखेंगे। जब -V यहाँ रखेंगे, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस के V हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया U अपॉन V इक्वल -F अपॉन -F प्लस V। इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस क्या आएगा, FU। इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस के UV बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे होगा -के VF या FV। UV को इस तरफ रखिए, इसको उस तरफ ले जाइए, इसको उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा FU माइनस VF। दोनों पक्षों में UVF से भाग दे दीजिए। दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, UVF से जब भाग देंगे तो UV अपॉन UVF, FU अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF। UV से UV कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन F। FU से FU कट जाएगा 1 अपॉन V, और ये बचेगा 1 अपॉन U। क्लियर। तो ये हो गया काहे का, लेंस का फार्मूला। जो उत्तल लेंस का आया था वही अवतल लेंस का आया। जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का सेम था, वैसे ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस का सेम है, बस डेरिवेशन इनमें क्या है, भिन्न भिन्न है, जो आपको सीखना है 2-3 बार प्रैक्टिस करके। तो ये क्या हो गया, यही लेंस का सूत्र है। तो ये हो गया आपका लेंस का सूत्र। और आप सभी आराम से समझ के नोट करेंगे, वीडियो को एक बार और रिवर्स करके देखेंगे यदि आपको कम समझ में आया है, और एक एक बारीक तरीके से नोट करेंगे और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नोट कीजिए बच्चों। देखो बच्चों, अगली जो हेडिंग है वो आपकी है लेंस का द्वारा आवर्धन। हेडिंग क्या है आपकी, हेडिंग है लेंस द्वारा आवर्धन या लेंस का आवर्धन, मैग्निफिकेंट ऑफ लेंस। देखो क्या होता है, इसको M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, M से। M बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। इसको लिखते हैं I डैश O डैश। कभी H डैश अपॉन H मिल जाएगा, या इसको Y डैश अपॉन Y लिख देंगे, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद बस इतना रखना है कि प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। तो इसकी डिफिनीशन अगर दी जाए तो क्या होगी इसकी डिफिनीशन, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ये क्या है, अपॉन का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब आपको पता है क्या होता है, अनुपात। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को
आवर्धन लेंस का आवर्धन कहते हैं। लिखेंगे लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। लेंस का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। फार्मूला लिख लेंगे लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन बराबर ये हो जाएगा। अब इसमें देखो नोट कुछ समझ लीजिए जो आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आने वाले हैं। नोट क्या होता है, यदि प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, तो आवर्धन हमेशा ये आगे मिलेगा बराबर V/U के। दर्पण में प्रूव किया था। तो क्या होगा, यदि क्या है, यदि प्रतिबिंब आभासी है, यदि प्रतिबिंब आभासी है तब आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। तब आवर्धन धनात्मक होता है। यदि प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन क्या होता है, आपका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होता है। और यदि प्रतिबिंब क्या है, यदि प्रतिबिंब आपका जो है वो है प्रतिबिंब वास्तविक है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तब जो आपका आवर्धन होता है, तब आवर्धन ऋणात्मक होता है। तब आवर्धन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेते हैं। ये आपको याद रखना है, जिसकी आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं किसकी, लेंस की क्षमता की। अगली हेडिंग लिखेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको भी देखो फार्मूले से याद करेंगे। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, फोकस दूरी F, और F इसमें हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में। F को किस में लेंगे, मीटर में। इसका कोई भी मात्रक दिया गया हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन आप किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, किस में लिखेंगे, मीटर में ही इसको कन्वर्ट करके या चेंज करके लिखेंगे, बदल के। यहाँ से अगर आप परिभाषा दें लेंस की क्षमता की, तो लेंस की क्षमता क्या है, 1/, लेंस की फोकस दूरी के बराबर है, 1/, लेंस की फोकस दूरी। तो इसको आप कह सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, समझ रहे हैं। तो लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है, के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। फोकस दूरी किस में नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। फोकस लेंस के लिए लेंस की क्षमता का फार्मूला ये होता है, इसे लिखेंगे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P मतलब पावर। इसे P से प्रदर्शित करते हैं।
ये हो गई लेंस की क्षमता P का फार्मूला। इसका जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो लिखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। आपको पता है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब यहाँ फोकस दूरी धनात्मक रखेंगे तो क्षमता क्या आएगी? धनात्मक आएगी। फोकस दूरी ऋणात्मक रखेंगे तो क्षमता क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। जब माइनस रखेंगे तो माइनस आएगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, नोट में लिखेंगे, इधर लिखे दे रहे हैं नोट। क्या होगा? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंस दिए गए हों तो संयुक्त क्षमता का जो फार्मूला होता है, संयुक्त लेंस की क्षमता, मतलब दो या दो से अधिक लेंस दिए गए हों तो उनकी जो क्षमता का फार्मूला आएगा वो होगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। जितने लेंस दिए गए हों उनको जोड़ देंगे। उत्तल लेंस होगा तो उनकी क्षमता को प्लस में रखेंगे, जो अवतल लेंस होगा उनकी क्षमता को माइनस में रखेंगे। तो ये बात हो गई किसकी? लेंस द्वारा के आवर्धन की और लेंस के क्षमता की। इसको नोट कर लीजिए बच्चों आराम से। अब देखिए जो आपकी अंतिम हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, वो है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के उपयोग। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस के उपयोग। आपको स्क्रीन में दिख रहा है इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है वो आपने देखा होगा, सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो फोटो कैमरे होते हैं, जो कैमरे होते हैं, और जो आपने देखा प्रोजेक्टर होते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस की बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं वो छोटे छोटे जो घड़ी साज होते हैं, घड़ी वाले जब आप लोग गए होंगे घड़ी आप सुधरवाने कभी, तो उसमें देखा होगा कि जो घड़ी साज होता है, जो घड़ी सुधारने वाला होता है, वो आँख में एक लेंस को फांस लेता है और उससे उसको देखता है। तो वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और डॉक्टर आँख और नाक या कान में अगर कोई छोटे से कण पड़ जाते हैं तो उनको देखने के लिए भी किसका प्रयोग करता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। तो और उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें अवतल लेंस के प्रयोग की, तो जो गैलीलियो का दूरदर्शी था उसमें गैलीलियो के दूरदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो उत्तल लेंस का प्रयोग याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? ध्यान से समझना, याद हो जाएगा अभी। उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, क्या हो गया पहला? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा और फिल्म प्रोजेक्टर। पहला तो ये याद हो गया। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा और फिल्म प्रोजेक्टर में किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, पहली लाइन। दूसरा याद करेंगे तो दूसरा इसमें कहाँ पे किया जाता है? जो घड़ी साज द्वारा घड़ी को सुधारने के लिए डॉक्टर जो होता है वो आँख, नाक, कान तीनों में अगर सूक्ष्म जो कण चले जाते हैं अगर गलती से, तो उनको क्या करते हैं? उनको देखने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का पहला प्रयोग क्या है? गैलीलियो के दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या था कि जो निकट दृष्टि दोष है उसके निवारण में भी क्या किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी के ने पढ़ा लेंस प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आज ये चैप्टर जो था वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।